अच्छा, आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद अगले क्लास में टेस्ट है। सही है। चैप्टर 14 का टेस्ट जो मैंने कहा था, वो अगली क्लास जो भी मेरी है उसके अंदर वो टेस्ट है। सही है बच्चों, मैंने कहा था कि 20 जुलाई के बाद टेस्ट है। हाँ, 13-14 कहा था। सही है। तो वो जो है स्टूडेंट, सही है बच्चों, समझ गया मैं टॉपिक मैंने कहाँ से पढ़ाया था, ये क्लियर हो गया। टेस्ट के हवाले से मैं एक दफ़ा पहले मैंने कहा था, तो फिर मैं एक दफ़ा आपको याद दिला देता हूँ कि ये टेस्ट का जो सिलसिला होगा बच्चों, ये बस आज मेरी क्लास है, मैं अगली क्लास में आऊँगा तो मैं टेस्ट लूँगा। सही है। ये 14 और 13 का मैंने जो कहा था टेस्ट का, वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। आज अभी पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कहा गैमा तक मैंने बता दिया था। अब हम आज बात करेंगे, सबसे पहले आइसोटॉप्स की बात करेंगे। देखें, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके हवाले से स्टूडेंट हम बात करते हैं। देखिए, आइसोटॉप्स के लिए पॉइंट नंबर 1 हमारा ये होगा कि ऑल द एलिमेंट, मतलब आइसोटॉप्स में एलिमेंट सेम होते हैं, सेम एलिमेंट्स का आइसोटॉप्स निकालते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स, सही है, ऑल द एलिमेंट्स आर, सही, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। आइसोटॉप्स में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। आइसोटॉप्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। इस मार्कर में इंक दीजिएगा। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, ये आइसोटॉप्स हैं। सही है। अब इन आइसोटॉप्स में आपको दिख रहा ये है, इस आइसोटॉप्स में आपको दिख रहा ये है कि यहाँ पे इस कंडीशन में एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है बच्चों, एटॉमिक मास डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इनका जो Z नंबर है, इन सब का जो Z नंबर है वो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है हमें। मतलब एटॉमिक मास A डिफरेंट है और Z क्या है, सेम है। सही है। तो ये आपके पास क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। तो आइसोटॉप्स के हवाले से हम अगर इसकी पॉइंट नंबर 2 लिखें तो लिखेगा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सही, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सही, बट डिफरेंट इन मास, सही, बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास हैं वो डिफरेंट हो, इससे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम और समझते हैं। देखें, अगर मैं ये H11 बनाऊं तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं H21 बनाऊं तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर हम H31 की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों हम सबको दिख रहा है कि Z प्रोटॉन है, ये Z जो है वो प्रोटॉन है। तो आप इन सब में देखें Z सेम है, इन सब में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो डिफरेंट क्या है, मास, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस Z होता है। मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, Z यहाँ पर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में इन सब का एटॉमिक मास, इसमें 1 है, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके ये 2 है, इन दोनों को प्लस करके ये आपके पास 3 है। बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन सब के पास देखें इलेक्ट्रॉन एक है, इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन,
जो केमिकल रिएक्शन होता है ये डिपेंड ऑन, सही, केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, सही है। किस पे डिपेंड करता है? ये सारे इलेक्ट्रॉन पे। तो सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नॉट ऑन न्यूक्लियस, नॉट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता। जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आप कर रहे होते हैं वो केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये बात समझ में आया कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं। आइसोटॉप्स इज आर केमिकली सेम, सही है। आइसोटॉप्स की वजह से केमिकल चेंज नहीं आता, फिजिकल चेंज आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि देखें, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O लाइट वाटर बनाता है। जब ये स्टूडेंट रिएक्शन करता है O के साथ तो D2O बनाता है, हैवी वाटर बनाता है। तो आइसोटॉप्स की वजह से केमिकल चेंज नहीं आता, फिजिकल चेंज आता है, सही है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स को, फिर से सुनिएगा। आइसोटॉप्स से मैं रिपीट करता हूं। आइसोटॉप्स हमारा आज का स्टार्टिंग पहला टॉपिक, हम आइसोटॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोटॉप्स के लिए पॉइंट नंबर 1 मैंने ये कहा, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। बेसिकली आइसोटॉप्स जो है वो सेम एलिमेंट्स में देखा जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होंगे, कार्बन कार्बन में देखा जा सकता है, सोडियम में देखा जा सकता है, हीलियम में देखा जा सकता है। मतलब आइसोटॉप्स जो होता है वो सेम एलिमेंट्स के होते हैं। फिर मैंने कहा कि ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखा दिया, H11, H21, H31। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो मैंने कहा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की ये डेफिनेशन है। फिर मैं इन सबको यूं बनाकर दिखा दिया। सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब Z नंबर सेम है आपके पास। Z नंबर क्या है भाई? सेम है। लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हम निकालते हैं। तो न्यूक्लियस में चेंज दिख रहा है भाई, न्यूक्लियस का चेंजिंग दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग नहीं है। तो मैंने यही कहा कि केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नॉट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आइसोटॉप्स आर केमिकली सेम। आइसोटॉप्स की वजह से केमिकल चेंज नहीं आएगा, आइसोटॉप्स की वजह से स्टूडेंट फिजिकल चेंज आता है। तो याद रखिएगा, आइसोटॉप से फिजिकल चेंज आता है, नोट कीजिएगा बच्चों, सही है। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट मैं ये बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नॉट ऑन न्यूक्लियस। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसलिए आइसोटॉप्स जो होता है, जो आइसोटॉप्स होता है बेटा, वो केमिकली सेम होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स की वजह से फिजिकल चेंज आता है। जल्दी इसको नोट कर लें। सही है बेटा, पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे, देखें, आइसोटॉप्स के अलावा और दो कंडीशंस होते हैं न्यूक्लियस में। एक आइसोबार्स होते हैं और एक आइसोटोन्स होते हैं, सही है। आइसोबार आइसोटोन्स को भी समझते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। देखें आइसोबार्स क्या होते हैं, देखिएगा।
बच्चों आइसोटॉप्स के लिए लाजमी था कि एलिमेंट सेम हो। आइसोबार्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिफरेंट एलिमेंट में देखते हैं। सही है, आइसोबार्स होते क्या है पहले हम इस चीज को समझते हैं। मैं एग्जांपल के मदद से समझाना चाहूंगा। जैसा कि स्टूडेंट आइसोबार्स में क्या होता है, एक होता है कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14 6 और नाइट्रोजन 14 7। आपको इन दोनों न्यूक्लियस में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर एटॉमिक मास जो है वो सेम है। सही है, और जेड नंबर जो है वो डिफरेंट है। सही है, तो हमें यहां पे बातें क्या क्लियर हुई कि इस पॉइंट पे एटॉमिक मास जो है वो सही है सेम है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स की डेफिनेशन ये होता है सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। सही, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोबार्स कहलाता है। आइसोबार्स स्टूडेंट क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होते हैं बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर होंगे, तो उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। मतलब दो न्यूक्लियस में मास नंबर सेम हो जाए, कोई भी दो न्यूक्लियस की एग्जांपल आप दे सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल और भी देता हूं। एक एग्जांपल आपके पास ये है, सेकंड एग्जांपल देखिएगा इसी तरीके से। सोडियम एक होता है Na2411 होता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो 2412 होता है। तो ये दोनों सोडियम के आइसोटॉप, वैसे तो सोडियम 2311 होते हैं, सोडियम के आइसोटॉप्स हैं जो कि 24 मास रखता है। तो इसमें मास नंबर सेम हो गए देखो, और Z नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो मैग्नीशियम और सोडियम 24 आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। तो आइसोबार्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास सेम स्ट्रेंथ इस तरीके से मास नंबर होंगे और डिफरेंट जो है वो Z नंबर होगा। इस चीज को हम आइसोबार्स कहते हैं। ऐसे वो तमाम न्यूक्लियस जिसमें मास नंबर सेम हो जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, आइसोबार्स बन जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं इसके लिए। एक एग्जांपल और है, H31 होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। हीलियम एक लाइट हीलियम भी होता है, एक तो 42 होता है ना, एक हीलियम 32 भी होता है। तो देखो मास नंबर सेम हो गए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। और Z नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो ये स्टूडेंट आइसोबार्स है। आइसोबार्स क्या होता है, जिसमें आइसोबार्स में आइसोबार्स में मास नंबर सेम होंगे। हर वो न्यूक्लियस जो मास नंबर सेम रखते हैं और Z नंबर डिफरेंट रखते हैं उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। सही है बच्चों, ये बेटा ये आप में से किसी कह रहे हैं कि सर एक आइसोटॉप्स होना जरूरी है, तो देखो दोनों आइसोटॉप्स हैं, ये हीलियम का आइसोटॉप्स है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, कुछ भी हो सकता है जिसमें मास नंबर सेम है। सिंपल सी बात, जिसमें मास नंबर सेम है वो आइसोटॉप्स आइसोबार्स होंगे, आइसोबार्स कहलाते हैं। और Z नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सही है बेटा, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट कार्बन बेटा 12 6 भी होता है, कार्बन कार्बन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 6 भी होते हैं, कार्बन 13 6 भी होते हैं, कार्बन 14 6 भी होते हैं। तीन किस्म के कार्बन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 1 भी होता है, 2 1 भी होते हैं, तो ये तीनों किस्म के होते हैं। अब हम आइसोटोन्स की बात करेंगे। आइसोटोन्स क्या होता है देखिएगा,
आइसोटोन्स की एग्जांपल मैं स्टूडेंट आपके सामने एक लिखूंगा यहाँ पे कि देखें आइसोटोन्स में कार्बन 13 6, कार्बन 13 6 भी होता है, कार्बन 12 6 भी होता है। तो कार्बन 13 6 सही है, एक आपके पास ये हो गया। और इसी तरीके से नाइट्रोजन 14 7। तो ना तो मास नंबर सेम है, देखो मास नंबर भी डिफरेंट और जेड नंबर भी डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है इन दोनों का। न्यूट्रॉन निकाल के देख लें, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर जेड होते हैं, एटॉमिक मास 13 और जेड क्या है 6, न्यूट्रॉन 7 आया। दूसरे वाले में निकालें, इस वाले में सही है। मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन निकालने हैं, मास नंबर 14 7, क्या आया न्यूट्रॉन 7। तो जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको आइसोटोन्स कहते हैं। लिख लें, सेम न्यूट्रॉन नंबर, सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट इन, same neutron number but different in atomic number and atomic mass. Same neutron number, same neutron number, say same neutron number but different in atomic mass and atomic number, so it's called isotons. Isotons की एक एग्जांपल और बता रहा हूं, देखिए मरकरी Hg होता है, मरकरी Hg, और गोल्ड Au होता है। गोल्ड क्या होता है 197 79, और इसी तरीके से ये 80 और 198 होता है। आप इन दोनों में देखें मास डिफरेंट दिख रहा है, जबकि स्टूडेंट Z भी डिफरेंट दिख रहा है। सेम क्या है इन दोनों के, न्यूट्रॉन निकाल के देख लें आप न्यूट्रॉन निकाल लें, 198 माइनस 80, जी क्या आ रहा है न्यूट्रॉन, बताएं न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, जल्दी मैसेज करें न्यूट्रॉन क्या आ रहा है। 118 आ रहा है, 118। आप इसमें भी निकाल लें, न्यूट्रॉन इसमें भी निकाल लें, 197 79 118 आ रहा है। तो इसमें भी न्यूट्रॉन नंबर सेम है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ऐसी एमसीक्यूज अभी कराऊंगा, देखिएगा इसके एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ऐसी पेयर्स दिए हुए होंगे। तो अब मैं एक दफा फिर से इन तमाम बातों को बताता हूं स्टूडेंट, सुनिएगा। आइसोटॉप्स में जेड नंबर सेम होता है, आइसोटॉप्स में हम सेम वाली बात अगर याद रख लें तो हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर मतलब जेड सेम होगा, आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम होंगे, सही है, ए सेम होगा एटॉमिक मास, और आइसोटॉन्स में न्यूट्रॉन सेम होंगे। ये इनमें आपस में डिफरेंस है, और इसके मदद से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बच्चों, क्या क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह और बातें क्लियर होंगी। कौन 19B, दूसरा वाला पेपर 19 का, ये खोले, ये होगा सेकंड, ये है ना, हाँ आगे करें और आगे करें, दूसरे पेज में आ जाए और आगे, बस ये वाला दिखाएं, हाँ कर दे। ये 72 का आंसर बताएं बेटा। मैं एक दफा फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, आइसोटॉप्स में जेड नंबर सेम होते हैं, आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन 72 है, इसमें पूछा ये जा रहा है
इसमें पूछा ये जा रहा है, न्यूक्लियस दिया हुआ है और इस कंडीशन में आपके पास कह रहे हैं कि क्या डिस्क्राइब करेगा, आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स तो हमारे टॉपिक होता ही नहीं है, ये केमिस्ट्री का है। आइसोबार्स, हाँ सी छूट गया। आइसोटोन्स की एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल यही है। सही है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 14.7 में और 13.6 में जो सेम है वो क्या है, न्यूट्रॉन सेम है इन दोनों का, इसलिए आइसोटोन से एक दूसरे के आगे दिखाइएगा। ऊपर करें, एक सवाल और पूछ रहा हूं बेटा, ऊपर करें और ऊपर करें, ऐसे हो जाएगा ना। 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 16 में कह रहे हैं विच पेयर ऑफ न्यूक्लियस इज आइसोटोन्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन आइसोटोन्स है। दो दो न्यूक्लियस दिए हुए, इसमें बताएं आइसोटोन्स कौन सा न्यूक्लियस है इस क्वेश्चन नंबर 16 में। जी बच्चों, 16 में आइसोटोन्स बताना है, किसमें न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होता है, देखें किसका न्यूट्रॉन सेम है, जल्दी न्यूट्रॉन निकाल कर देखें किसमें सेम आ रहा है। वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए राइट है। हटा दें, हटा दें बस। सही है, वेरी गुड बच्चों, ए राइट आंसर था 16 में भी। सही है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई। सही है, मेरे ख्याल से ये डन हो गया होगा ये टॉपिक, क्वेश्चन करने के बाद भी आपको और बातें क्लियर हो गई होंगी। सही है, अब हम आगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की बात करेंगे। हेडिंग बनाइएगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की। आइसोबार्स एक दफा बता दूं मैं, एक दफा इन दोनों को बता देता हूं। ये देखो, देखें आइसोबार्स के लिए क्या होगा कि एटॉमिक मास सेम होगा, कार्बन 14.6, सही, एटॉमिक मास सेम होता है। इसी तरीके से देखें जेड नंबर इसका 6 है, इसका 7 है, तो डिफरेंट है। तो मैंने कहा आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। एक और एक एग्जांपल दे दी मैंने नीचे, सोडियम 2411, मैग्नीशियम 2412, तो इसका मास नंबर सेम है और इसी तरीके से इसका जो स्ट्रेंथ जेड नंबर है वो डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल हाइड्रोजन 3.1 और हीलियम 3.2 का एग्जांपल दी, तो इसमें मास नंबर सेम है, जेड नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपके पास क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास क्या हो कि एटॉमिक मास सेम हो जाए तो उसको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स में देखिए मास भी डिफरेंट है और जेड भी डिफरेंट है, तो सेम क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, जैसे मैंने दो दो न्यूक्लियस दिया, मैंने कहा इससे कौन आइसोटोन्स बन रहा है, तो आपने क्या किया, ये वाला काम किया, फौरन से न्यूट्रॉन निकाल कर चेक किया, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हुआ आपने उसको कह दिया कि आइसोटोन से, बाकी ऑप्शन में चेक कर लें न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। सही है बेटा, तो इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको और भी इससे पहले वाला सवाल भी कराया था, उसमें भी बताया। तो याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में Z सेम होगा। मैं शॉर्ट में इन बातों को एक दफा फिर से लिख देता हूं कि आप किस तरीके से याद रखिएगा। सही है, आइसोटोप्स की जो पहचान है, सही है, Z सेम। इसी तरीके से आइसोटोन्स की जो, आइसोबार्स की जो पहचान है वो क्या होगा, एटॉमिक मास सेम। और इसी तरीके से आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होता है। ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है।
सही है, क्वेश्चन करने के लिए हमें ये बातें याद होनी चाहिए। अब हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे। सही है सर, यहाँ से अगर पीडीएफ कर सकते हैं तो कर दें, एवरीवन कर दें, हो जाएगा ये फाइल, ये एमसीक्यू वाला, ये क्वेश्चंस पीडीएफ कर दें। पीडीएफ ही बना हुआ है ना, ये दे दे बच्चों को। हाँ ये कर, सही है। हाँ सारे 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 भी दे दे, दोनों पेज, ये 2 पेज पीडीएफ भी दे देना। वो लिंक बनाने पड़ेगी फिर। अच्छा छोड़ दें फिर, चलो सही है बच्चों, आप मुझसे ले सकते हैं, ये मैं फेसबुक पे लगा दूंगा पीडीएफ, उससे ले लीजिएगा। हाँ सही है, जितने भी है ना, जितने भी फाइल तो लिंक बनवा दें। हाँ सही है, सही है बच्चों, मैं ये पीडीएफ आपको फेसबुक के जरिए दे दूंगा, या आप मुझसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, सही है, उससे भी मैं दे दूंगा। तो अभी हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हैं। सही, हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सही बच्चों, हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रेट ऑफ डीके जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन इसके बारे में द रेट ऑफ डीके, द रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव, the rate of decay of a radioactive nucleus is directly proportional to the directly proportional to the इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर से मुराद है इनिशियल न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं, इनिशियल नंबर एंड नॉट, मतलब इनिशियल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसमें इंक दीजिएगा। इनिशियल नंबर मतलब इनिशियल न्यूक्लियस। बच्चों ये देख लें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें जो रेट ऑफ डीके होता है, मतलब एक न्यूक्लियस है से ये एन नॉट है, इनिशियल नंबर है, मतलब अभी इनिशियली जब रेडियो एक्टिव परफॉर्म करेगा उससे पहले ये इनिशियल नंबर है या इनिशियल न्यूक्लियस है। सही है, ये इनिशियल न्यूक्लियस है, अब ये डिसइंटीग्रेट करेगा, सही है, इसमें से रेडिएशन होंगी। अब रेडिएशन के बाद ये चेंज हो जाएगा, अपने हाफ लाइफ में डिवाइड हो जाएगा ये न्यूक्लियस। जब हाफ लाइफ में पहुंचेगा तो इस कंडीशन में इस न्यूक्लियस को हम डेल्टा एन कहेंगे, जो कि चेंज इन न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा बेटा इस बात को, द रेट ऑफ डीके of a radioactive nucleus is directly proportional to the initial number and not, मतलब जो मेन न्यूक्लियस है, इनिशियल न्यूक्लियस है, इससे डिसइंटीग्रेशन शुरू किया इसने, डीके शुरू किया, जो पार्टिकल निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम मैथमेटिकली यू लिखते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एन नॉट के। ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है इस वर्डिंग की, कि रेट ऑफ मतलब चेंज इन न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल नंबर के, जो इनिशियल न्यूक्लियस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे बच्चों अगर हम कांस्टेंट लें, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो लैम्डा होता है, लैम्डा एन नॉट।
और लैम्डा के साथ हम साइन नेगेटिव लगाते हैं, इसकी वजह लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लैम्डा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, लैम्डा है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम डी के कांस्टेंट कहते हैं, डी के कांस्टेंट कहते हैं। और इसी लैम्डा का दूसरा नाम होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डी के या डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और यहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा होता है डिक्रीजिंग न्यूक्लियस को, सही है, न्यूक्लियस डिक्रीज होगा। भाई जब रेडियो एक्टिव होगा तो न्यूक्लियस तो डिक्रीज हो रहा है, इसमें से रेडिएशंस निकलते जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा 4 मास लेके निकल गया, सही है, बीटा गामा इस तरीके से निकल रहे हैं। तो ये क्या होगा कि डिक्रीज हो रहा होता है न्यूक्लियस। तो मैं इसलिए इस साइन के साथ यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, नेगेटिव। परसिस्टेंट इसको हम समझते हैं यहां से, मैंने कहा द रेट ऑफ डीके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सही है, इनिशियल नंबर के। जो मेन न्यूक्लियस है, इनिशियल न्यूक्लियस है, वो स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, उससे हम चेंज इन न्यूक्लियस डेल्टा है। तो चेंज इन न्यूक्लियस, रेट ऑफ चेंज इन न्यूक्लियस मतलब रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल होते हैं एन नॉट के, इनिशियल नंबर के, इनिशियल न्यूक्लियस के। इनिशियल नंबर मतलब इनिशियल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कांस्टेंट लैम्डा है, लैम्डा को हम डी के कांस्टेंट कहते हैं या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीजिंग न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव हो रहे हैं, न्यूक्लियस डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीजिंग न्यूक्लियस। नोट कीजिएगा बेटा। ओके एक चीज स्टूडेंट एक्टिविटी होता है, सही है, एक्टिविटी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जो पर सेकंड में डिसइंटीग्रेशन होते हैं, सही है, उसी के हिसाब से वो अपने हाफ लाइफ में पहुंचता है, सही है। तो बेसिकली एक्टिविटी क्या चीज है, अगर हम एक्टिविटी को समझना चाहें तो देखिएगा, एक्टिविटी स्टूडेंट हेडिंग बनाएंगे हम, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी क्या है, द नंबर ऑफ, बल्कि स्टूडेंट हम इसे कहते हैं पर सेकंड में जो डिसइंटीग्रेशन होगा, लिखें द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, सही, पर सेकंड इज कॉल्ड एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपके ध्यान में सर क्यों पॉजिटिव, बेसिकली स्टूडेंट एक्टिविटी है क्या, इसी चीज को हम एक्टिविटी कह रहे हैं। यहां से ये जो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है माइनस का लैम्डा और एन नॉट, ये है डिसइंटीग्रेशन, डी के हो रहा मतलब चेंज हो रहा है, ये है डिसइंटीग्रेशन। और इसी को हम पर सेकंड में ले लें, टाइम मतलब पर सेकंड ले लें, सही है। तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिविटी कह रहे हैं ए। और किसके बराबर होगा, लैम्डा एन नॉट। आप कहेंगे सर माइनस कहां गया, तो एक्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक न्यूक्लियस है, वो एक सेकंड में कितना रेडिएशन परफॉर्म करेगा, पर सेकंड में उसमें कितना डीके होंगे, एक सेकंड में न्यूक्लियस कितना टूटेगा, उसके हिसाब से उसका हाफ लाइफ होगा। मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि देखें एक न्यूक्लियस है, सही है, एक्स, फर्ज कर लें एक एक्स कोई भी न्यूक्लियस है, इसकी हाफ लाइफ का टाइम जो है वो 50 ईयर्स है, सही है। एक न्यूक्लियस वाई है, उसका हाफ लाइफ का टाइम जो है वो 60 ईयर्स है। तो जो टाइम इसको मिल रहा है वो उसके लिए तो पॉजिटिव है ना,
तो जो भी हो, किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो, जो न्यूक्लियस को अपने हाफ लाइफ में पहुंचने तक जो टाइम मिल रहा है वो क्या है उसके लिए पॉजिटिव है। सही है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक इंसान है उसकी लाइफ जो है वो 20 ईयर्स की है, सही है, दूसरे की 50 ईयर्स की है। तो इसका मतलब तो नहीं है ना कि जिसकी 20 ईयर्स की वो सारे नेगेटिव है, नहीं, वो उसके लिए पॉजिटिव है। सही, जिसके 50 ईयर्स है उसके लिए पॉजिटिव है। तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी जो पर सेकंड में ये पार्टिकल निकल रहा है, जितना डिले करके निकलेगा उतना लंबा हाफ लाइफ होगा। सही है, जितने जल्दी जल्दी पार्टिकल निकलेंगे उतने जल्दी हाफ लाइफ परफॉर्म कर देगा, हाफ लाइफ पे पहुंच जाएगा वो अपना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक्टिविटी को हम इसलिए पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो जो न्यूक्लियस का एक हाफ लाइफ का ड्यूरेशन बन रहा है वो न्यूक्लियस के लिए क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो माइनस साइन हमने इस्तेमाल किया था वो उसकी वजह ये था कि न्यूक्लियस से पार्टिकल निकल रहे हैं, न्यूक्लियस छोटा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते थे। एक्टिविटी जो है वो हम विद पॉजिटिव साइन स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास एक्टिविटी है। जल्दी बच्चों नोट करें इसे। इनिशियल न्यूक्लियस या इनिशियल नंबर एंड नॉट, यहाँ पे जो उसका न्यूक्लियस नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ कह रहे हैं सर इनिशियल न्यूक्लियस समझा दें, जैसे यूरेनियम 230, सही है, 34 है या 38 है, 238 है फर्ज कर लें, 92। तो भाई ये वाला जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये एन नॉट है, इनिशियल है। लेकिन जब ये रेडिएशन करेगा, फर्स्ट कर लें अल्फा रेडिएशन करेगा, तो ऊपर मास में से 4 माइनस हो जाएगा, 234 हो जाएंगे, और नीचे 90 हो जाएगा। तो ये जो है वो चेंज इन न्यूक्लियस है। मैं ये कहना चाहूंगा ये एन नॉट है, वो चेंज आया, ये चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से होगा। तो चेंज इन न्यूक्लियस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल नंबर के, जो भी इनिशियल नंबर होगा उसी के हिसाब से चेंज बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लिखेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सही है बच्चों, डन हो गया ये। बेटा एक्टिविटी बेसिकली पर सेकंड में जो न्यूक्लियस टूट रहा है, तो जो डिले करके टूटेगा, किसी का टाइम बहुत देर है, डिले कर रहा है, बहुत देर देर से पार्टिकल निकल रहे हैं उसमें से, तो उसका हाफ लाइफ लंबा हो जाएगा। सही है। और जो स्टूडेंट जल्दी जल्दी स्टूडेंट न्यूक्लियस निकल रहे हैं, न्यूक्लियस से पार्टिकल, वो जल्दी हाफ लाइफ पे पहुंच जाएगा, तो उसका टाइम कम होगा। लेकिन किसी भी न्यूक्लियस को जितना भी टाइम मिल रहा है, उसकी जितनी एक्टिविटी है, जब तक वो अपने आप को कायम रखा हुआ है न्यूक्लियस को, वो एक्टिविटी जो है वो उसके लिए तो पॉजिटिव है, इसलिए हम विद पॉजिटिव साइन लेते हैं। एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि हम इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कितने टाइम में टूट रहा है। भाई अगर कोई, मैं जस्ट लाइक न्यूक्लियस की जगह हम अपनी बात कर लें कि किसी भी इंसान का जो भी टाइम पीरियड है उसकी लाइफ का, वो उसके लिए पॉजिटिव है। सही, इसलिए एक्टिविटी इस न्यूक्लियस के लिए हम विद पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। बस इतना, इतनी सी बात है स्टूडेंट। सही है, अब हम यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे। हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखते हैं। लिख लें हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिखें द टाइम required, the time required for the radioactive element, the time required for the radioactive element, the time required for the radioactive element to decay to one half
1/2 ऑफ द इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर से मुराद इनिशियल न्यूक्लियस है बेटा, इनिशियल नंबर एंड नॉट से इज कॉल्ड हाफ लाइफ। सही, हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट या हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये आपको दिख रहा है कि हाफ लाइफ क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डीके टू 1/2 ऑफ द इनिशियल नंबर। देखें, हाफ लाइफ के दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपकी बुक में लिखा हुआ है जो आपने थ्योरी में ड्राइव किया होगा, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सही, एक फॉर्मूला ये है। ये हाफ लाइफ है, T1/2 से मुराद हाफ लाइफ। सही है, और लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है। सही है, और इसी तरीके से हाफ लाइफ की एक इक्वेशन ये भी है, T1/2 T/n। सही है, ये भी एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में स्मॉल t जो है वो टोटल टाइम है, और n यहां पे क्या है, n यहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। सही है, और ये हाफ लाइफ का टाइम है। ओके, तो ये आपके पास क्या है, टोटल टाइम है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं। सही है, इस बात को, हाफ लाइफ के इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहां पे बताऊंगा। सही है, तो यहां पे स्टूडेंट देखेगा, इस पॉइंट को समझते हैं। फर्ज कर ले एक न्यूक्लियस है 16, कुछ भी हो सकता है, मैंने ये फर्ज किया है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, ये एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं। एक न्यूक्लियस 16 है, एक न्यूक्लियस है, उसका इनिशियल नंबर क्या है 16। अगर वो पहला हाफ लाइफ परफॉर्म करेगा तो डिवाइड होके 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, फिर हाफ लाइफ परफॉर्म करेगा 4 हो जाएगा, फिर हाफ लाइफ परफॉर्म करेगा 2 हो जाएगा, फिर हाफ लाइफ परफॉर्म करेगा 1 हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, वो स्टूडेंट रेडिएशन परफॉर्म करते हैं, रेडिएशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब डिसइंटीग्रेशन करना छोड़ देते हैं। जैसे इसने एक किया, दूसरा किया, यहीं पे ये स्टेबल हो जाता, 4 पे ही रुक जाता। सही है, उसके बाद तीसरा परफॉर्म किया, उसके बाद चौथा परफॉर्म करके 1 पे आ गया, यहाँ पे रुक गया, मतलब यहाँ पे स्टेबल हो गया। ये तो मैंने अपने तौर पे बताया, मुझे नहीं पता कहाँ पे ये स्टेबल होगा, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया कि भाई इस तरीके से 1 पे जाके ये स्टेबल हो गया। सही है, फर्दर यहाँ पे 1 पे भी स्टेबल नहीं होता तो आगे भी चला जाता। तो मैंने एक चीज आपको बता दी कि भाई देखें, इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन करके यहाँ पे आके ये स्टेबल हो गया, बस रुक गया, रेडिएशन परफॉर्म नहीं करेगा। सही है स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे इसने कितने हाफ लाइफ परफॉर्म किए, 1 2 3 4, तो n कितने हो गए 4, इसने कितने हाफ लाइफ परफॉर्म किए 4। फर्ज कर लें मैं आपको ये गिवन में बता रहा हूं कि ये यहां से यहां तक आने में जो टाइम यूज कर रहा है वो 20 सेकेंड का टाइम यूज कर रहा है, मतलब इसने चारों हाफ लाइफ परफॉर्म करते हुए टोटल टाइम कितना यूज किया स्टूडेंट, इसने 20 सेकेंड का यूज किया। तो हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा बताएं। इसने 4 हाफ लाइफ परफॉर्म किए और टोटल टाइम कितना लगा जी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप में से एक बड़ी तादाद ने स्टूडेंट राइट आंसर बता दिया। सही है, और राइट आंसर बताया है 5, क्योंकि यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सेकंड वाला, T1/2 टोटल टाइम डिवाइडेड बाई n। तो टोटल टाइम कितना है बेटा 20 सेकेंड, और n कितना है, कितने हाफ लाइफ परफॉर्म किए इसने 4, तो आंसर कितना आया बेटा 5 सेकेंड। कितना टाइम आया 5 सेकेंड।
अच्छा ये सारी चीजें मैं गिवन में दे रहा हूं स्टूडेंट, ये तो मैंने एक एग्जांपल बनाई है गिवन में, ये नहीं कहेंगे सर 20 सेकंड कहां से आया, भाई ये मैं गिवन में दे रहा हूं, न्यूमेरिकल में जैसे गिवन होता है ना वैसे मैं गिवन बता रहा हूं कि 20 सेकंड के अंदर ये टोटल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से एक दफा हाफ लाइफ स्टार्टिंग से बताऊंगा, एक दफा फिर से। ये देखें, मैंने कहा हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डीके टू वन हाफ, आधा हो जाए वो टाइम, सही है। हाफ लाइफ क्या है, टू वन हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर इज कॉल्ड हाफ लाइफ। एक इक्वेशन आपकी बुक के अंदर है ये 0.693 और डिवाइड बाय लैम्डा हाफ लाइफ, और ये डी के कॉन्स्टेंट के अगर गिवन हो तो इनको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। और एक हाफ लाइफ की इक्वेशन ये, हाफ लाइफ बराबर है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है मैंने इस एग्जांपल में आपको बता दिया कि एक न्यूक्लियस कितनी दफा हाफ लाइफ परफॉर्म कर रहा है, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे इसने 4 हाफ लाइफ परफॉर्म किए और टाइम टोटल कितना लिया 20। तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया, 20 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, तो 5 सेकंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। जी बच्चों हो गया क्लियर ये? सही है, डन है, ओके सही है। अब मैं हाफ लाइफ का एक ग्राफ है उस ग्राफ को समझाना चाहूंगा। आपकी बुक में हाफ लाइफ से एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को स्टूडेंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, उसको जल्दी नोट कर लें। हाफ लाइफ से एक ग्राफ है स्टूडेंट, उस ग्राफ को क्लियर कर देता हूं। बुक में 308 के ऊपर ग्राफ है, जल्दी बच्चों उसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाऊंगा। सही है, डन है, ओके मिटा रहा हूं मैं। देखें जो ग्राफ आपके पास बुक में है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, मतलब हाफ लाइफ का टाइम, और वाई एक्सिस में हमने न्यूक्लियस को रखा है। सही, आपकी बुक में ग्राफ है, टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है तो ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट रहते हैं, जितना टाइम लगेगा उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो ये बेटा ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जब जीरो है, जब हमारा टाइम जीरो है तो न्यूक्लियस फुल है, मतलब एक न्यूक्लियस है वो हाफ लाइफ परफॉर्म करना शुरू कर रहा है, टाइम जीरो से हमने स्टार्ट किया कि बस अब ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन परफॉर्म करेगा। इनिशियली टाइम जीरो, न्यूक्लियस पूरा, उसने पहला हाफ लाइफ परफॉर्म किया, आधा हो गया, तो टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ T1/2, और यहां से हम ये देखेंगे कि ये N0/2 होगा, मतलब मैं इस तरीके से यहां से इस पॉइंट को यहां पे आके ड्रॉ करूंगा, पहला पॉइंट हमने यहां ड्रॉ किया, सही है। इसी तरीके से बेटा आप देखें फिर इसके बाद ये फर्दर हाफ लाइफ ड्रॉ करेगा, तो ये क्या होगा N0/2/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्या हो जाएगा N0/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए। तो इसके बाद वाले हाफ लाइफ में ये N0/4 होगा, जो कि इसका सेकेंड हाफ लाइफ होगा, सेकेंड हाफ लाइफ होगा। इस चीज को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये इस तरीके से यू बन जाता है, ये पॉइंट मिला हमें। तो ये इस तरीके से हमें पॉइंट मिल रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे मिला, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला, तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद फिर हाफ लाइफ परफॉर्म करेगा, तो ये N0 को डिवाइड किससे करेंगे, फिर N0/4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो N0 कितना आ जाएगा 8। तो आपने देखा तीसरे हाफ लाइफ में, जब हम थर्ड हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास इस तरीके से N0/8 हो गया, सही है। तो ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया तीसरा हाफ लाइफ, सही है, ये तीसरा हाफ लाइफ हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये फोर्थ हाफ लाइफ जब परफॉर्म करता है, सही है, चौथा हाफ लाइफ,
कितना करेगा हमें नहीं पता, हम एक वेरिएबल न्यूक्लियस ले रहे हैं, किस कोई 2 करके रुक जाएगा, कोई 3 करके रुक जाएगा, कोई 4 के बाद अनस्टेबल होगा, कोई 5 के बाद अनस्टेबल होगा। तो एक जर्नल ग्राफ बना रहे हैं, हम सबको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जितने भी न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि हमने न्यूक्लियस नंबर ही कोई नहीं लिया हुआ है, हमने n लिखा हुआ, मतलब एनी न्यूक्लियस के लिए, हर न्यूक्लियस के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये n0/16 होगा और ये नंबर यहाँ पे यू ड्रॉ हो गए। ये तमाम पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ होते जा रहे हैं। ऐसी स्टूडेंट अब आगे भी जाएंगे तो इसके बाद 32 होगा और ग्राफ नीचे आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ग्राफ हमारा जो बनेगा वो इस तरीके से यूं इस तरीके से जाता जाएगा और टाइम बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस भी छोटा सा छोटा होता जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेगा आपकी बुक में ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। इस ग्राफ को हम एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक का ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ को नोट कीजिएगा, मैं इसको एक दफा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक दफा फिर से समझाऊंगा। इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है ये। एक्सपोनेंशियल नहीं कुछ भी नहीं। टू 517 बेटा मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। 20/4 क्या लिखा है, मतलब नहीं समझा। मैं जो एक एग्जाम्पल बताया था आप उसको पूछ रहे हैं। बेटा आप में से किसी ने पूछा है हाफ लाइफ की यूनिट क्या होती है, तो बेटा हाफ लाइफ की कोई यूनिट नहीं होगी, टाइम की तमाम यूनिट हाफ लाइफ की। ये सवाल में हमें पता चलेगा, क्योंकि देखें हाफ लाइफ ईयर्स में भी होते हैं, हाफ लाइफ डे में भी दिए हुए होंगे, हाफ लाइफ मिनट में भी होगा, हाफ लाइफ आवर्स में भी हम कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ सही ये न्यूमेरिकल बताएगा। ऑप्शन अगर सेकंड में दिया हो तो हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन अगर मिनट में दिया हुआ तो हम मिनट में कैलकुलेट करेंगे। सही है। ऑप्शन अगर ईयर्स में दिया हुआ तो हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ की वो तमाम यूनिट हो सकती हैं जो टाइम की यूनिट होती है स्टूडेंट। सही है। ग्राफ में फिर से रिपीट कर देता हूं। अब मैं इस ग्राफ को एक दफा फिर से समझाना चाहूंगा। मैंने ये कहा कि जब 0 टाइम है तो न्यूक्लियस फुल है भाई। जब टाइम 0 है तो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव परफॉर्म कर रहा है। सही है। एक न्यूक्लियस है N0, सही है, टाइम 0 पे ये है। इसने पहला हाफ लाइफ परफॉर्म किया तो न्यूक्लियस आधा हो गया, दूसरा हाफ लाइफ परफॉर्म किया तो न्यूक्लियस 1/4 हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, और एक 2 से डिवाइड हुआ। जब उसने तीसरा हाफ लाइफ डिवाइड किया, तीसरा हाफ लाइफ परफॉर्म किया तो न्यूक्लियस 8 से डिवाइड हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। जब उसने 4 हाफ लाइफ चौथा हाफ लाइफ परफॉर्म किया तो न्यूक्लियस 16। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं पहले 0 पे पूरा है, पहले हाफ लाइफ में आधा हो गया, उससे थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद टाइम दूसरा हाफ लाइफ है और 4 से इसको डिवाइड 2 से कर दिया, यहाँ पे नीचे आ गया, न्यूक्लियस कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस कम होता जा रहा है। तो देखें ग्राफ नीचे आता जा रहा है, न्यूक्लियस नीचे आता गया। सही है। फिर आपने थर्ड हाफ लाइफ परफॉर्म किया, न्यूक्लियस और कम हो गया, फोर्थ हाफ लाइफ परफॉर्म किया, न्यूक्लियस और कम हो गया, इसके बाद करेंगे और कम हो जाएगा, इसके आगे करेंगे और कम हो जाएगा। सही। एक कंडीशन में जाके वो अनडिकेड हो जाएगा, मतलब स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। जी हो गया क्लियर ये? जी बेटा डीके कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट न्यूक्लियस के लिहाज से। आप में से किसी ने ये 20 वाली कोई बात पूछी तो मुझे बताइएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अगर कोई आप कह रहे थे कि एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं है वो एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था, वैसे तो इससे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली क्लास में और करेंगे। ग्राफ का नाम स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक कर्व कहलाता है ये।
सही है, एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक कर्व कहलाते हैं। ओके, तो बच्चों डन हो गया ये। नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन कैसे? अब जैसे स्टेबल हो गया ना, बस अब ये यूं बस हो गया पैरेलल आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि जाहिर सी बात है कितना ज्यादा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हद तक होगा, उसके बाद तो नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा ग्राफ यहाँ पे, बस ये कंडीशन है, एक्सिस के पास जाकर रुक जाएगा। सही है, जहां तक वो परफॉर्म करेगा फिर उसके बाद रुक जाएगा वहां से ग्राफ। ओके, हम तो तमाम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने तमाम चीजें ड्रॉ करके दिखा दिया है। सही बच्चों, अल्लाह हाफिज। आज हम यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में टेस्ट है। ओके।